हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ पुष्पा और आप देख रहे हैं पुष्पा एजुकेशन। पुष्पा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज चलिए, हम पिछले वीडियो में हम पढ़े थे जनपद महाजनपद के बारे में, राज्य राजा के बारे में। तो आज हम पढ़ रहे हैं कृषि में परिवर्तन। तो आज हम पढ़ते हैं कृषि में परिवर्तन। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात इस समय खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम करने लगे। लगता था, बहुत परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर, जिसके पास भूमि नहीं थी, करते थे। अब हम चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। चलिए, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या है, अब हम इसका निरीक्षण करते हैं मगध का। मगध जो बहुत शक्तिशाली महाजनपद थी। तो अब हम इसे मानचित्र भी देख चुके हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन सी नदियां बहती थी? गंगा और सोन जैसी नदियां। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। कौन कौन? बिंबिसार तथा अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना, तो बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर सभी को पूरे विश्व से विजय हासिल करना चाहता था। जैसे कि जो किसी से नहीं हारता, लेकिन वो अपनों से ही हार जाता है। ये बात लागू है सिकंदर के सामने कि जो किसी से नहीं हारता, वो विश्व विजय करना चाहता था मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, लेकिन वो कहावत है ना, जो किसी से नहीं हारता वो अपनों से हार जाता। वही बात यहाँ लागू हुई कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे जब पहुंचा, जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने ही उसे धोखा दे दिया, इनकार कर दिया। इस बात से भयभीत थे वे सिपाही इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों का बहुत बड़ी सेना थी। तो वह अपने सैनिकों के चलते, सिपाहियों के चलते ही भयभीत हो गया। वो डर गया सिपाही उठ के। तो इसीलिए वो थक चुके थे काफ़ी उसके सिपाही, इसलिए वो उसका असफलता का राज यही था। अब हम चलते हैं
वज्जी की ओर, वज्जी संघ की ओर। जैसे कि हम पढ़े, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी वैशाली, जो बिहार में थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी वज्जी में, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये जो है बातचीत और बहस वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि एक साथ बैठते थे, बातचीत करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे, बातचीत करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ ये ध्यान देना होगा कि जो वहाँ सभा होती थी, इसमें कौन कौन भाग नहीं ले सकते थे? तो स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय एक बौद्धिक ग्रंथ है। क्या है? बौद्धिक ग्रंथ है। इसमें क्या है? जिसमें बुद्ध के बारे में, बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं दिग्ग निकाय में। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है? बुद्ध ने उससे पूछा, वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। उनका क्या कहना था? वज्जी तब तक उन्नति करेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम कर। ऐसे भी जो मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, वो उन्नति करते ही हैं। पारंपरिक नियमों का पालन करते होंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे हिस्ट्री क्लास 6 की। धन्यवाद।